हाय एवरीवन, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में जो है फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन को डिस्कस किए थे, मतलब टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़े थे हम लोग। आज का टॉपिक हम लोग का है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। देखो, एडजॉर्प्शन तो वैसे कई प्रकार के हो सकते हैं। कई प्रकार के कहने का मतलब कि सॉलिड पर गैस का एडजॉर्प्शन है या लिक्विड सरफेस पे गैस का एडजॉर्प्शन है, लेकिन इन सबों में जो कॉमन है वह यही है, सॉलिड सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल का एडजॉर्ब होना। मतलब एडजॉर्बेंट इस केस में होगा सॉलिड और एडजॉर्बेट होगा गैस। तो यह जो एडजॉर्प्शन है गैसों का सॉलिड सरफेस पे या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे निर्भर करता है, और वे फैक्टर्स में सबसे पहला आता है नेचर ऑफ द गैस। कई प्रकार के गैस होते हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ऐसे कई प्रकार के गैस हैं। क्या सभी गैसों का एडजॉर्प्शन एक समान होता है किसी सॉलिड सरफेस पे या फिर अलग अलग होता है? तो बोल रहा है कि जो गैस का एडजॉर्प्शन होता है ना सॉलिड सरफेस पे, वह मेनली डिपेंड करता है उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पे। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? तो देखो, किसी भी गैस को लिक्विड में जब कन्वर्ट करोगे, गैस को लिक्विफाई करोगे, तो कंडीशन है कि टेम्परेचर को घटा देना है और प्रेशर को बढ़ा देना है। यह कंडीशन होता है, टेम्परेचर घटाओ और प्रेशर बढ़ाओ। तो ये दोनों काम करने से क्या होता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस घटता है, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ता है और फिर गैस बदल जाता है किसमें? लिक्विड में। तो गैस को लिक्विड में बदलने का तरीका हुआ कि टेम्परेचर घटा दो और प्रेशर को क्या करो? बढ़ा दो। अभी जो टेम्परेचर घटा रहे हैं, मान लो कि एक डेफिनिट टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। सपोज कि यह जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर हम लोग घटा के किए और प्रेशर को बढ़ा दिए, तो वह गैस किस में बदलने लगा? लिक्विड में। लेकिन यदि आप टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस करते हो, तो फिर उस केस में जो है ना, यह गैस लिक्विड में नहीं बदलेगा, चाहे तुम कितना हो प्रेशर क्यों ना बढ़ा दो। तो यह जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिसके बाद मतलब जिसके ऊपर किसी गैस को लिक्विड में नहीं बदला जा सकता है, चाहे तुम कितना हो प्रेशर उस पर क्यों ना अप्लाई कर दो। तो यह जो टेम्परेचर है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वह हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस को लिक्विड में बदला जाता है प्रेशर बढ़ा करके। इस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर यदि थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे, तो उस केस में तुम कितना हो प्रेशर क्यों ना बढ़ा दो, वह गैस कभी भी लिक्विड में बदलेगा नहीं। अब ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसका रिलेशन है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से कि जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का होगा, उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा और उस गैस का लिक्विफेक्शन जो है फिर उतना ही आसान होगा। मतलब किसी गैस का यदि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स मजबूत है और उस गैस को लिक्विड में बदलना उतना ही आसान है। और जिस गैस का लिक्विफेक्शन आसान होता है, मतलब लिक्विड में बदलना आसान होता है, वैसे गैस का एडजॉर्प्शन भी बहुत तेजी से होता है। समझ गए बात को? तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का जितना ज़्यादा होगा, उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, उसका लिक्विफेक्शन उतना आसान और फिर एडजॉर्प्शन उतना ही अधिक। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस की बात करें हम लोग, तो इन जनरल मान लें यदि अमोनिया गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब अमोनिया गैस का एडजॉर्प्शन हाइड्रोजन गैस के तुलना में जल्दी होगा, आसानी से होगा। तो यही हुआ नेचर ऑफ द गैस। दूसरा है स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट क्या है? तो एडजॉर्बेंट का यूनिट मास मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, सपोज 1 ग्राम ले लें,
तो एडजॉर्बेंट का यूनिट मास में कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है एडजॉर्प्शन के लिए, वही कहलाता है उसका स्पेसिफिक एरिया। मतलब पर यूनिट मास एडजॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया अवेलेबल है एडजॉर्प्शन के लिए, वही उस एडजॉर्बेंट का स्पेसिफिक एरिया कहलाता है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में गैस जो है वहाँ जाकर के एडजॉर्ब होंगे। तो स्पेसिफिक एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, कि जितना ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया होगा, हमें जितना ज़्यादा एरिया अवेलेबल रहेगा, जाहिर सी बात है कि उतना ज़्यादा गैस वहाँ चिपकेंगे जा करके। सपोज अभी सरफेस एरिया इतना है, स्पेसिफिक एरिया या सरफेस एरिया सेम ही चीज़ है, बस पर ग्राम हम लोग लेंगे तो स्पेसिफिक एरिया कहलाएगा। तो मान लें अभी स्पेसिफिक एरिया इतना है, तो जो गैस चिपकेगा वो तो इतना ही के बराबर ना, जितना एरिया उतना ही में गैस चिपकेगा। लेकिन मान लो कि और बढ़ा दिए एरिया, ऐसे इंक्रीज कर दिए, तो अब जाहिर सी बात है कि पहले गैस इतना ही में चिपक रहा था, अब इतना में भी चिपकेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस का एडजॉर्प्शन हो पाएगा। तो स्पेसिफिक एरिया बढ़ने से एडजॉर्प्शन जो है क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। अब बात करें टेम्परेचर की, तो इसको हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडजॉर्प्शन जो है वह है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी रिलीज होता है। एंड अकॉर्डिंग टू ली सैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार कि यदि कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसका रेट घटेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, माने टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो चूंकि जो एडजॉर्प्शन है वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली क्या होता है, घटता है, डिक्रीज करता है। बात करें प्रेशर की, तो यदि एक कांस्टेंट टेम्परेचर लिया जाए, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है। मतलब प्रेशर जो है एडजॉर्प्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बशर्ते टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो यही चार मुख्य फैक्टर्स थे जो कि नोट्स में हैं, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, उसी को पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग को देखना है, प्रेशर का इफेक्ट। तो क्या बोले कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से टॉपिक देंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े सब टर्म, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अमाउंट ऑफ नहीं, हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोले, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और गैस का इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच जो रिलेशन होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन and the equilibrium pressure of the gas at a constant temperature is called adsorption isotherm। कि एक फिक्स्ड तापमान पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब्ड बाय द एडजॉर्बेंट और प्रेशर के बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है मास ऑफ एडजॉर्बेंट बटे मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ई हुआ एम मास ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब जो सरफेस प्रोवाइड किया, और एक्स है
मास ऑफ एडजॉर्बेट। तो मास ऑफ एडजॉर्बेट और मास ऑफ एडजॉर्बेंट का जो रेशियो है वही कहलाता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन माने x/m और प्रेशर के बीच जो रिलेशन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे वही कहलाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है ऐसा, एट कांस्टेंट टी टेम्परेचर। देखो इस ग्राफ को जरा समझना चाहोगे तो यहां से माने नीचे से ऊपर ही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, तो शुरू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा, माने प्रेशर बढ़ गया तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ गया। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां आए इस जगह पे, इसके बाद देखो ये जो ग्राफ है ना ये प्रेशर वाला एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। इसका मतलब कि अब प्रेशर का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब? इस प्रेशर के बाद। यहां तक तो ठीक है कि बढ़ रहा है, लेकिन यहां के बाद फिर गड़बड़ी हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन हमेशा नहीं बढ़ता है, वह एक मैक्सिमम स्टेज तक बढ़ेगा और उसके बाद फिर वह कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट क्यों होता है जरा वो देखोगे। जैसे मान लो कि यह एक सरफेस है, ठीक, ऐसे कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन पर तुम प्रेशर लगाओ तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, ये सभी दबेंगे और दब करके जो है जा करके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। वैसे ही मान लो कि कुछ मॉलिक्यूल्स और हैं तो ये सभी भी एडजॉर्ब हो जाएंगे। अब जब तुम प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा ही रहे हो तो क्या होगा कि ये सारे मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दबेंगे, मतलब एकदम मॉलिक्यूल सफिशिएंटली क्लोज हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा कि दोनों मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस है या दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो इसके बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो फिर इसको दूर धकेलेगा। प्रेशर बढ़ा करके तुम नजदीक ला रहे हो और रिपल्सन होने से फिर दूर जाना चाह रहा है, तो दूर जाएगा तो कहलाएगा डिजॉर्प्शन, और प्रेशर बढ़ाने से जमा हो रहा है तो कहलाएगा एडजॉर्प्शन। मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाने से फिर डिजॉर्प्शन भी होने लगेगा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स वहां जमा है सरफेस पे वो वहां से फिर हटने भी लगेंगे, तो दोनों काम होने लगेगा। प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो ठीक है, केवल एडजॉर्प्शन, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो ऐसा रिपल्सन होने से फिर डिजॉर्प्शन होने लगेगा। और जब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ डिजॉर्प्शन का तो फिर ग्राफ पैरेलल आ जाएगा। मतलब 10 मॉलिक्यूल यदि जाकर के जमा हुआ है सरफेस पे तो फिर 10 हटेगा भी, तो इस केस में एडजॉर्प्शन कांस्टेंट रह जाएगा, वो ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा। तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर है जहां तक कि एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, इसके बाद प्रेशर बढ़ाने से फिर एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया, तो इसी प्रेशर को हम लोग इक्विलिब्रियम प्रेशर या सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। पीएस सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन स्टेज आ गया। सैचुरेशन स्टेज मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर हो गया रेट ऑफ डिजॉर्प्शन का। इसी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकली इक्वेशन के मदद से इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है लैंगम्यूर नाम के साइंटिस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिए कि क्या प्रभाव पड़ता है प्रेशर का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे, जिसको हम लोग लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से जानते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को हम लोग अच्छे से समझ लिए अभी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे वेरिएशन होता है उसका, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो फ्रेंडलिज जो है मैथमेटिकली एक्सप्लेन किए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को प्रेशर के साथ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे 1909 ईस्वी में, जिसको कि हम लोग फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। ग्राफ सिमिलर है जो अभी हम लोग पढ़े थे ग्राफ,
इधर यदि प्रेशर लिया जाए P और इधर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आया था, ऐसा ग्राफ आया था। तो इस पूरे ग्राफ को जो है ना हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। यहाँ तक स्टेज 1, फिर यहाँ तक स्टेज 2 और इधर हो गया स्टेज 3। ये मान लो 1, ये मान लो 2 और ये मान लो 3। तो ये वाला जो स्टेज तुम देख रहे हो ना, दिस वन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देखो ये लाइन एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह है। स्ट्रेट लाइन की तरह है कहने का मतलब कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है ना, ये प्रेशर का एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेज 1 है वो बतला रहा है कि जब प्रेशर कम हो, जैसे इसको अभी तुम यहाँ मिलाओगे तो ये प्रेशर को यहाँ मिलेगा, फिर इसको मिलाओगे तो ये प्रेशर को यहाँ मिलेगा, तो कम ही प्रेशर हुआ। तो कम प्रेशर यदि है, कम प्रेशर कहने का मतलब है कि मान लो 1 से लेकर के 10 ATM के बीच है, मान लें हम लोग, तो ये 10 ATM हुआ यहाँ वाला प्रेशर, ठीक है। तो जैसे ही 1 से 2 ATM करोगे, 2 से 3 करोगे, 3 से 4 करोगे, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे एडजॉर्प्शन उसी हिसाब से और उसी स्पीड से बढ़ेगा जिस स्पीड से प्रेशर बढ़ाओगे। पहला बात ये हुआ। तीसरा वाला स्टेज को समझो, यहाँ जो है ये पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो यहाँ जो प्रेशर है, जैसे यहाँ हम लोग 10 ATM मान लिए, यहाँ 30 ATM मान लो, ठीक है। प्रेशर बढ़ा करके हम लोग 30 ATM कर दिए। अब 30 ATM के बाद यदि तुम प्रेशर बढ़ाते हो 32, 35, 50 ऐसे करके, तो उस केस में एडजॉर्प्शन बढ़ेगा ही नहीं। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर का इंडिपेंडेंट हो जाएगा जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तब। तो ये वाला पोर्शन बतलाया कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वह इंडिपेंडेंट हुआ प्रेशर का। P0 दे दिए हैं। P0 कहने का मतलब कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये वाला स्टेज अब क्या बचा, ये बीच का बचा। यहाँ 10 ATM बोले, यहाँ 30 ATM बोले, तो 0 से 10 ATM तक जैसे प्रेशर बढ़ाए तो एडजॉर्प्शन तेजी से बढ़ा। 30 ATM के बाद बढ़ाए तो एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया, वो बढ़ा ही नहीं। लेकिन जैसे ही 10 से 30 के बीच का बढ़ाए, 15 किए, 20 किए, 22 किए, 25 किए, ऐसे, तो एडजॉर्प्शन बढ़ा, लेकिन उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब प्रेशर को 2 गुना कर रहे हैं तो एडजॉर्प्शन भी 2 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, वह 1.5 गुना बढ़ा, उससे कम बढ़ा। जैसे मान लो कि यहाँ 10 से 30 हो गया तो 3 गुना प्रेशर बढ़ा ना, तो एडजॉर्प्शन भी 3 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ये 3 टाइम्स नहीं बढ़ेगा, उससे कम ही बढ़ेगा। मतलब ये जो रेंज हुआ इसको इंटरमीडिएट प्रेशर बोलेंगे। ई हुआ वेरी हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ई इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इस केस में भी एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ाने से, लेकिन उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से शुरू में बढ़ रहा था। तो यहाँ जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है x/m, ई डिपेंड करेगा प्रेशर पे, लेकिन पार्शियली 1/n, पार्शियली डिपेंड करेगा। 1/n लगा दिए हैं, जहाँ n फ्रैक्शन है, देखो P1/n, जहाँ n का वैल्यू जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा जनरली। तो मान लो P1/2 मैंने आधा प्रेशर पे डिपेंड किया, P1/3 मतलब प्रेशर का 1/3 पार्ट पे डिपेंड किया। इस प्रकार से फिर से बार बतलाते हैं, हम लोग ऐसे किए हैं 0 ATM, 10 ATM, फिर 30 ATM और इसके बाद का प्रेशर। ये हुआ स्टेज 1, ये हुआ 2 और ये हो गया 3। स्टेज 1 में जैसे ही प्रेशर बढ़ा, माने कम था प्रेशर, और उस केस में जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते गए तो एडजॉर्प्शन बहुत तेजी से बढ़ा। फिर जब इंटरमीडिएट हुआ तो एडजॉर्प्शन बढ़ा, लेकिन बहुत तेजी से नहीं, प्रेशर पे वह पार्शियली डिपेंड किया। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके बाद प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ा नहीं, बल्कि वह कांस्टेंट हो गया, प्रेशर का कोई इफेक्ट उस पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये पीछे बतलाए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर करोगे तो फिर जो मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हैं उनके बीच रिपल्सन होगा, इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन हो सकता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो सकता है, और रिपल्सन के चलते फिर मॉलिक्यूल वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब डिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही जो लैंगम्यूर है वह प्रेशर को एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के साथ ये 3 अलग अलग केसों में जो है स्टडी किए और एक्सप्लेन किए कि जब प्रेशर बहुत कम हो
तो उस केस में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर का एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जिस हिसाब से बढ़ाओगे प्रेशर उसी रेंज से या उसी एक्सटेंट से एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में प्रेशर पे वह डिपेंड ही नहीं करेगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और फिर जब इंटरमीडिएट प्रेशर होगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन उस रेंज से नहीं जिस रेंज से प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें से हम लोग ये इंटरमीडिएट स्टेज को यदि लेकर के चले तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन इससे आ जाएगा, x/m क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1/n। x/m प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, कोई कांस्टेंट दे दो k, अब p का पावर 1/n, दोनों तरफ log ले लो, तो log x/m बराबर log k इंटू p का पावर 1/n। ये log a इंटू b हो गया, जिसको log a प्लस log b लिखते हैं, मतलब ये हो जाएगा log k प्लस log p का पावर 1/n। फिर हो गया log a टू दी पावर b, जिसको b log a लिखते हैं, तो ये जाएगा log k प्लस 1/n log p, और इधर हुआ log x/m। इसी को ज़रा रीअरेंज करके लिखें तो log x/m हो गया 1/n log p प्लस log k। यही हम लोग का एक मेन इक्वेशन आया जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस c। और ऐसे कई ग्राफ्स हम लोग पढ़े हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, तो ज़रा सा रिमाइंड करो वहाँ कि क्या कैसे बताए थे। इंटरसेप्ट नॉन जीरो है, स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप नॉन जीरो इंटरसेप्ट, तो किस प्रकार का स्ट्रेट लाइन बनता था जरा याद करो। ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस से शुरू होता था ग्राफ इस प्रकार से, x एक्सिस y एक्सिस पे हम लोग को लेना है log x/m, x एक्सिस पे लेना है log p, और फिर ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे c log k इंटरसेप्ट, और इसमें फिर यदि इसका स्लोप निकालोगे थीटा, तो सामने वाला मान लो a, इसको मान लो b, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है tan थीटा, और यही tan थीटा को हम लोग लिखते हैं स्लोप, स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे, जो बराबर है a/b का, मतलब इधर a मान लिया इधर b, और यहाँ से देखोगे तो वही स्लोप 1/n के बराबर है। ऐसा जहाँ n कोई फ्रैक्शनल नंबर, कोई नंबर होगा 1 2 3 ऐसे करके, अपना 1 तो नहीं, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ दे देगा log x/m और log p, ग्राफ प्लॉट कर देगा, बोलेगा इसका स्लोप बताओ या फिर इसका इंटरसेप्ट बताओ क्या है। तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है आया लैंगम्यूर के द्वारा, और बताया कि इसको 3 अलग अलग स्टेज में समझना है। एक जब प्रेशर बहुत कम हो, दूसरा जब प्रेशर बहुत हाई हो, और तीसरा इंटरमीडिएट रेंज का प्रेशर हो। तीनों को काफ़ी बारीकी से हम लोग समझे, और मैथमेटिकली यदि इक्वेशन के माध्यम से समझोगे, ग्राफ के माध्यम से, तो इस प्रकार का जो है एक्सप्लेनेशन इसमें दिया जा सकता है। अब इस फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के जो है ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और लिमिटेशंस क्या है कि इसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई थ्योरेटिकल प्रूफ जो है इस लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का नहीं है। उसके बाद जो इसमें 2 कांस्टेंट टर्म हैं, एक ई के और दूसरा ई एन, या के और एन जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ऐसे बोले हम लोग कि जो 2 कांस्टेंट है ना, के और एन जो इक्वेशन में आया है,
एक्स और एम तो पता रहेगा, एक्स हुआ कितना गैस जमा है या एब्जॉर्प्शन कितने गैस का हुआ है, और एम हुआ मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, तो ये दोनों पता रहेगा, प्रेशर भी पता रहेगा। तो अननोन टर्म आया के और एन। तो के और एन जो है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मैंने टेम्परेचर के साथ वैरी करते हैं, जो कि एक बढ़िया बात नहीं है इस एक्सप्लेनेशन के लिए। और उसके बाद की यह जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है या इसके द्वारा जो इक्वेशन दिया गया दिस वन, यह हर प्रेशर के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि एक डेफिनिट रेंज जो प्रेशर का है उसी के लिए वैलिड है। हम लोग देख रहे हैं कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस हैं फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं ग्राफ के माध्यम से, या फिर ऑप्शनल ऐसे भी दे सकते हैं कि एट वेरी हाई प्रेशर, ऑप्शन दे देगा कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, या रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ऐसे करके कई ऑप्शंस आ सकते हैं। तो इसको वैसे ही पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन नोट्स में है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे का एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद।